वायवा यानी खुली मौखिका कार्यक्रम है और इस सत्र का ये पहला प्रत्यक्ष खुली मौखिका कार्यक्रम है। पिछले साल जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये गतिविधियाँ सब ऑनलाइन चल रही थी। इसमें आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विशेष रूप से हमारे जो शोधार्थी उमेंद्र कुमार चंदेल के शोध प्रबंध के जो परीक्षक हैं डॉक्टर बिहारी लाल साहू, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापकों में से हैं, अपने विषय के अधिकृत विद्वान हमारे यहाँ पहले भी आ चुके हैं। उनका मैं स्वागत करती हूँ अपनी ओर से, अपने विभाग और अपने विश्वविद्यालय की ओर से। और इनका जो विषय है उमेंद्र कुमार चंदेल का रामदेव राघव के कथा साहित्य में लोक संस्कृति एक विषय और इनके शोध निर्देशक हैं डॉक्टर राजन लाल। तो सर अभी अपना बताएं, है ना, वो अपने उसका शोध का पहले थोड़ा सार बता दो, फिर सर तुमसे जैसा कहें वैसा करें। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय गुरुजनों को स्वागत करना, नमस्कार। मैं जैसा बताइए कि मेरे शोध का विषय है रामदेव राघव कथा साहित्य में लोक संस्कृति एक अनुशीलन। अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने इसको 4 अध्यायों में विभाजित किया है। सबसे पहले पृष्ठभूमि को रखा है। पृष्ठभूमि को भी हमने अपनी सुविधा के अनुसार 4 उसमें बिंदुओं में विभाजित कर दिया है। पहले बिंदु में हमने संस्कृति और लोक संस्कृति को बताया है और साथ ही साथ उसी में हम लोक संस्कृति के प्रमुख घटकों का भी वर्णन किया है। दूसरे बिंदु में हम साहित्य और लोक संस्कृति का जो परिप्रेक्ष्य है उसको दिखाया है, साहित्य और लोक संस्कृति का संबंध बताने का प्रयास किया है। तीसरे बिंदु में हमने रामदेव राघव का व्यक्तित्वगत आयाम दिखाया है और चौथे बिंदु में पृष्ठभूमि का जो चौथा बिंदु है उसमें हमने रामदेव राघव की कृतित्व को दिखाया है कि कैसे वो बहुआयामी रचनाकार की संज्ञा देते हैं प्रमुख विद्वान लोग। फिर प्रथम अध्याय हमारा आता है रामदेव राघव के कथा साहित्य में लोक कलाएं। तो उसमें हमने 2 प्रमुख बिंदु दिया है। पहले बिंदु में हमने दिया है रामदेव राघव के उपन्यासों में लोक कलाएं। अब उसको फिर हम 2 उसमें विभाजित कर दिया है सुविधा के अनुसार कि पहले में रामदेव राघव के उपन्यासों में लोक कलाएं के अंतर्गत लोकगीत पहला उसका उपबिंदु हो जाएगा और दूसरा उपबिंदु है रामदेव राघव के उपन्यासों में लोकोक्ति, मुहावरा और सुक्ति पहली में। इस तरीके से पहला अध्याय के बाद हमने दूसरे अध्याय को रामदेव राघव के कथा साहित्य में लोक मान्यताएं करके लिया है। इसको भी प्रमुख 2 बिंदुओं में बांट दिया है। रामदेव राघव के उसमें उपन्यासों में लोक मान्यताएं और उसके बाद रामदेव राघव के कहानियों में लोक मान्यताएं। पहले अध्याय में मैं आप सबको बताना भूल गया था कि दूसरा उसका बिंदु है रामदेव राघव की कहानियों में लोक कलाएं। उसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, रामदेव राघव की कहानियों में लोकगीत और रामदेव राघव की कहानियों में लोकोक्ति, मुहावरा और पहेली और सुक्तियां। फिर तीसरे अध्याय में हम आ गए हैं रामदेव राघव के कथा साहित्य में लोक परंपराएं। उपन्यासों में लोक परंपराएं दिखाया है, फिर कहानियों में लोक परंपराएं और अंत में हमने चौथा अध्याय बनाया है समाहार की प्रस्तुतियां। ये तो सब की परिशिष्ट है। संदर्भ ग्रंथ के आधार सहायक पत्रिकाएं शब्दकोश उपचार और कुछ बताना है, मतलब विस्तार से तो नहीं बताना है। ये तो मैं सिर्फ अनुक्रमणिका बताया हूँ। और कुछ बताना चाहते हैं ना? अनुक्रमणिका है सर, नहीं कुछ बताना चाहो तो संक्षेप में बता दो, संक्षेप। और इसमें तुमने कहानियों के सब जगह तुम्हारा के हैं, हमने उस समय भी कहा था, सुधारना भूल गए। रामदेव राघव की कहानियों में यहाँ पे की होना चाहिए, क्योंकि कहानियाँ सभी के अंतर्गत आती हैं।
लिए अपने उसमें सुधार देना। ये जो आगामी लोग हैं उनके लिए मैंने टोका, जी जी जी। ऐसी गलती ना करें। पृष्ठभूमि स्रोत प्रभाव में हमने सबसे पहले पृष्ठभूमि को रखा है, जिसे तुम 4 बिंदुओं के माध्यम से इसको बताया, फिर मैं पृष्ठभूमि में आ जाता हूँ। संस्कृति की पहुंच मानव जीवन की ज्यादातर क्रियाकलापों तक है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और इसी समाज का महत्वपूर्ण अंग मनुष्य है। अपने जीवन में मनुष्य बहुत से अवसरों पर भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करता है, जिसमें संस्कृति और लोक संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। वैसे देखा जाए तो संस्कृति और लोक संस्कृति अपने आप में शोध का विषय है। चूंकि एक साहित्यकार समाज में रहकर ही साहित्य सृजन में लगा रहता है और समाज में हो रही घटनाओं से प्रेरित होकर समाज हित में अपनी लेखनी उठाता है। मनुष्य अपनी वैयक्तिक भूमिका का विसर्जन कर जब समाज रचना में प्रवृत्त हुआ होगा तो निश्चय ही उसमें अपनी स्वयं की वृत्तियों को नियंत्रित कर अपने दैनिक आचरण में सीमाएं भी स्वीकार की होंगी। लोक पर एक दृष्टि, लोक शब्द देखने के अर्थ में प्रयुक्त होता है और लोकन शब्द इसी से बना है। इससे आगे बढ़ जाओ, जो तुमने काम किया है ना उस पे बताओ। ये तो सामान्य बातें हैं जो हमें पुस्तकों में मिलती हैं। आइए विभागाध्यक्ष हैं और हमारे प्रतिष्ठाता रामदेव राघव के कथा साहित्य में लोक कलाएं साहित्य और कलाओं का अन्योन्याश्रित संबंध है। लोक में गाथाओं के रूप में उपस्थित साहित्य कलाओं के रूप में दिखाई देता है। यदि साहित्य और कलाओं को सहोदर कहा जाए तो भी अपनी नहीं। रामदेव राघव के कथा साहित्य में लोक कलाएं नामक प्रसिद्ध अध्याय में हम उनके उपन्यास और कहानियों का क्रमशः विश्लेषण किए हैं। राघव जी द्वारा लिखित उपन्यासों की कुल संख्या 39 है, किंतु ग्रामीण परिवेश पर आधारित प्रमुख 9 उपन्यासों में ही लोक कलाओं के विविध रंग दृष्टिगोचर होते हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा लिखित सभी कहानियों में लोक कला की छटा दिखाई नहीं देती। इसलिए प्रस्तुत अध्याय में उनकी कुछ मुख्य कहानियों को ही अध्ययन का विषय बनाया गया है। एक साहित्यकार अपनी रचना के माध्यम से समाज का व्यापक बिंब प्रस्तुत करता है, जो प्रत्येक काल और परिवेश में प्रासंगिक होता है। राघव जी की रचनाओं में तत्कालीन समाज में प्रचलित लोक कलाओं का यथार्थ चित्रण परिलक्षित होता है। इन्हें एक आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है। इस रूप में इन्हें अंचल विशेष की सूक्ष्म विषयों का भी व्यापक ज्ञान का और इस नाते उस अंचल के प्रति उनका लगाव इनकी रचनाओं में झलकती है। चाहे भरतपुर के वैद नामक ग्राम हो या आगरा के सीमांत ग्रामों का, ये इन क्षेत्रों से इतने परिचित थे कि इनकी रचनाओं में उन क्षेत्रों की सौंधी महक स्पष्ट रूप से महसूस होती है। राघव जी के कथा साहित्य में भारतीय ग्रामीण संस्कृति, तत्कालीन समाज एवं लोक कलाओं का सुंदर एवं स्पष्ट चित्रण मिलता है। अरे जी आपको पढ़ रहे हो सब तो हम पढ़ लेंगे, आप जैसे बताओ ना, आज जानते जाओ, आप सही चीजें बताते अपनी भाषा में अपनी भाषा में। अच्छा, एक मोटी बात ये बता दो कि ये संस्कृति को आपने 2 भागों में बांटा। संस्कृति कह रहे हैं आप, लेकिन उसको आप लोक संस्कृति अलग कहते हैं। तो लोक संस्कृति का विलोम क्या है? क्या है? लोक संस्कृति का शिष्ट संस्कृति, शिष्ट या प्रगल्भ, जैसा आप कहें। तो मोटे तौर पर संस्कृति और लोक संस्कृति में अंतर क्या है? अंतर ये है सर कि जैसे कि संस्कृति अर्थात शिष्ट लोगों की संस्कृति, राम श्याम कृष्ण, ये लोक संस्कृति के देवता हुए। अरे नहीं, क्या बात पर संस्कृति संस्कृति में राम कृष्ण इन पर तो इतना हमारे प्रगल्भ और शिष्ट साहित्य में लिखा गया है। चलो दोनों में है, दोनों में है नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से सर जैसे लेकिन लोक में मेरा ये कहना है कि लोक संस्कृति शिष्ट संस्कृति की श्लोक में गृहीत एक्सेप्टेड है। किस रूप में लोग, आप मोटे तौर पर ये मुझको बता दीजिए। मैंने आपके शोध प्रबंध का बहुत गहन अध्ययन किया और मैंने
लोग पहले हैं या शिष्ट पहले हैं? लोग पहले हैं सर, लोग से ही शिष्ट संस्कृति। पर लोगों का चंदेल जी ये कहना है कि जब शिष्ट स्खलित होता है या उसका क्षरण होता है या उसका रूपांतर होता है, ठीक है, और रूपांतर होता है तो लोग बनता है। सहमत है आप इससे? मैं सहमत नहीं हूँ। आपका जो पहले कथन था तो सही था। वो ज्यादा ठीक है ना। आप मेरे कहने पर किसी बात को मान ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। शोधकर्ता हो, उसके जो निष्कर्ष हो, इतना मंथन किया आपने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने मंथन नहीं किया, बहुत अच्छा मंथन किया, पर उस मंथन से जो निष्कर्ष आपका निकला उस पर आप टिके रहिए, है ना। लोक से ही लोक का जब विस्तार होता है, लोक जब परिमार्जित होता है तो शास्त्र बनता है। पहले स्वर आया, फिर बाद में स्वर के अनेक रूप हमारी अपनी दुनिया है ना बने। तो आप इस पर स्थिर रहिए। दूसरी बात मुझको कहीं कहीं लगा कि लोक कला, आप कहते हैं कि कला मान्यताएं परंपराएं है ना, मान्यताएं परंपराएं और लोग को जब आप अध्ययन का आधार बनाते हैं तो मान्यताओं और परंपराओं को आप मानने की जरूरत है। हमारा जो श्रेष्ठ साहित्य होता है, श्रेष्ठ साहित्य परंपराओं मान्यताओं है ना, लोक विश्वासों और लोक जो एक तरह से मौखिक होता है, लोक तो मौखिक होता है ना, पर ये जो प्रगल्भ साहित्य है, जो शिष्ट साहित्य है, ये मौखिक और वाचिक परंपरा पर विश्वास नहीं करता। और आखिरकार हमारे जो वेद होते हैं, जो जानकारियां होती हैं, श्रुति परंपरा होती है, वहां भी श्रुति तो है। बिना श्रुति, अगर श्रुति को के सम्मूर्तन का नाम ही शिष्ट है, आप मानिए। ज्ञान जो आया इस दुनिया में, ज्ञान आया और ज्ञान का जो प्रसार हुआ है ना, श्रुति और वाचिक परंपरा के सम्मूर्तन का ही वो परिणाम है। हर रचनाकार ने, वेद के रचनाकार भी हम लोग मानते हैं, लेकिन वेद के रचनाकार को अगर लगन है अभी है ना, अगर अपन ये कहें कि श्रुति का सम्मूर्तन जब हुआ तो वो वेद कहलाए। श्रुति का ही सम्मूर्तन जब हुआ, जब मौखिकता ने लिपि का आधार ग्रहण किया, ठीक है, वेद कहलाए। वेद किसी व्यक्ति की जो चेतना है, उस चेतना के सम्मूर्तन का नाम नहीं है, आप ध्यान रखिए। जो समष्टि की चेतना है, जो सबकी जानकारी है, जिसको सबने स्वीकार किया और जब सबको ग्राह्य हुआ तो वो वेद है। इस बात को मुझे समझ में आ रहा, ठीक है ना। आप अब समझ लीजिए कि ज्ञान की दुनिया में आपकी दखल बढ़ने जा रही है। दखल का दस्तावेज और दखल का प्रमाणीकरण ही तो आपकी ये जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की जो डिग्री है ना, वो हम लोगों की जमात में, ज्ञान की दुनिया में दखल देने वालों की जमात में आप प्रवेश कर रहे हैं। यू शुड क्लियर इन योर माइंड, है ना। तो इस तरह आप जब बोले साधिकार बोले, आपके जो निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्षों को आप अपने मनोमस्तिष्क में स्थायी करें, ठीक है। आपकी किसी से हम सहमत है ना। और जिस तरह के सवाल लोग या हम लोगों ने आपसे करना था, है ना, थोड़ी सी बात सभी है, अध्येता है, अध्यापक हैं आपके,
और अनुसंधित्सु भी पीछे बैठे हैं जो आपकी इस परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये सारे प्रश्न आपसे हम लोग कर रहे हैं। बहुत विराट रचनाकार हैं, विराट रचना संसार के स्वामी हैं और रांगीरा है। 11 वर्ष जन्म आगरा में हुआ है ना, जात के ये कहा दक्षिण, और बहुत विराट रचना संसार उन्होंने रचा। आप ये बताइए कि ऐसे बड़े रचनाकार क्या लोक संस्कृति को उजागर करने की नियत से ही अपना रचना कर्म उन्होंने जागृत की? इसको भूल रहे। आपके अध्ययन की जो दृष्टि है वो दृष्टि लोक चेतना के अन्वेषण की है, ये ठीक है, हम सहमत हैं। क्या आपने लोक चेतना को उजागर करने की दृष्टि को लेकर आपने उनके रचना संसार और विशेषतः उनके रचना संसार पे आपने कथा जो रूप है, आपने कहानी और उपन्यास को, है ना, लोक चेतना को उजागर और किसकी नजर से जागृत लोक चेतना को, रांगे राघव की दृष्टि से जागृत लोक चेतना को उजागर करने का, है ना, आपने अन्वेषण किया। ये सहमत हूँ मैं, हम सब सहमत हो सकते हैं इसका। लेकिन रांगे राघव का जो विराट रचना संसार है, उस विराट रचना संसार में केवल लोक चेतना को ही उजागर करने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं रहा है, ये आप मानिए। रांगे राघव मिलकर सांस्कृतिक धरातल के, है ना, सांस्कृतिक धरातल के प्रशस्त रचनाकार हैं। यद्यपि हमने अपनी नजर से उनकी लोक चेतना और उनके कथा साहित्य में जागृत और उजागर हुई जो लोक चेतना है उसको अपने आधार बनाया है, पर लोक चेतना तक को ही उजागर करने तक उनकी दृष्टि और उनका जो रचना करना है वो सीमित नहीं है। एक ही चीज तक सीमित नहीं है सर, ऐतिहासिक को लेकर भी हमारी संस्कृति को भी दिखाया है और शहरी जीवन को भी कई उपन्यासों में हम देख सकते हैं। वो एक पक्ष है ना, एक पक्ष है और हमारे अध्ययन का वही आधार बना, पर विराट था उनका रचना संसार और उनकी दृष्टि भी बहुत विराट थी और उनकी जो मूल चेतना वो सांस्कृतिक भारतवर्ष सांस्कृतिक जो संस्कृति है उस संस्कृति को उजागर करने में, है ना, वो उनका पूरा रचना संसार केंद्रित रहा। इसको आप मानिए और ये ठीक है। और कुल मिलाकर आप ये बताएं कि उनका रचनात्मक अवदान क्या है। मैंने जो कहा क्या कहा मैंने कि इनका जो रचना का उद्देश्य है वो प्रमुख रूप से हमारी संस्कृति को लेकर है ना। और एक तरह से एक बात आपने या हम सब लोग करते हैं, जैसे महावीर प्रसाद जी ने करने का काम किया, साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण तो एक स्थिर चित्र को ही प्रतिबिंबित करता है। क्या साहित्य, चाहे रांगे राघव का साहित्य हो, चाहे राजन यादव का साहित्य, राजन यादव हो सकता है ना, राजन यादव का या मैडम या बिहारीलाल किसी का, क्या स्थिर चित्र को ही व्यक्त करने का माध्यम साहित्य होता है या कुछ और? मैं इसीलिए कहा हूँ सर कि साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण ही नहीं, एक मशाल कहा जाए। हाँ, मशाल
इसमें बात हम बहुत सारे हम लोग छोटे और लोग हैं, उसको दिया भी कहते हैं, दीपक। आपने मिसाल कहा तो हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, जल्दी बधाई के साथ, है ना। और ये और सर आपको आप जो है आप अपने थीसिस का कंक्लूजन बता दीजिए, क्या आपका इतनी मेहनत के बाद निकला क्या, ये बता दीजिए। तो इसका वही सब आगे रागा करो साहित्य में लोक संस्कृति एक अनुशीलन हमने लिया और मूल रूप से हमने देखे कि आगे रागा जी ने लोक से संबंधित चीजों को किस तरीके से दिखाया है, यथार्थ रूप में चित्रण किया, चाहे उनकी लोक गीतें हो, चाहे उनकी। देखो मैं कह रहा हूँ, ये तो सामान्य सी चीज़ें आप बता रहे हैं। मैं एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते अगर पढ़ूंगा तो मुझको वो भी साफ साफ दिखे। इतना शोध करने के बाद आपने क्या विशेष चीज़ इसमें ढूंढ निकाली जिसे शोध कहा जा सकता है, क्योंकि शोध का मतलब होता है कि जो पहले से ज्ञान है उसमें थोड़ा सा आपने बढ़ोतरी, कुछ नया आपने उसमें डाला। तो आपके इस थीसिस से, इस शोध प्रबंध से क्या कुछ नया रांगे राघव के विषय में जुड़ेगा, उनके ज्ञान के विषय में, ये थोड़ा सा बताइए। क्या ऐसे पहले ऐसी रिसर्चेस हुई है इनके ऊपर? बिल्कुल नहीं हुई सर, इस नाम से तो कम से कम मैं बहुत देखा, उनके जीवनी पर उपन्यासों पर हुआ है काम, और इनके उपन्यासों में लोग जीवन या फिर जीवन दर्शन करके हुआ है। तो आपको कंक्लूजन पर जाइए, उसको पढ़िए तो क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है, कंक्लूजन तो होगा नहीं इसमें। जी लोक संस्कृति शाश्वत एवं चिरस्थायी बनी हुई है, जिसका विस्तार साहित्य को सजीवता एवं मौलिकता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। भारत को गाँव प्रदेश कहा जाता है क्योंकि इसके ज्यादातर जन समूह में गाँव निवास करती है। ग्रामीण जन समुदाय आधुनिक चकाचौंध के फलस्वरूप विदेशी प्रभाव से अपने आप को। देखो भाई, इसके ज्यादातर जन समूह गाँव में निवास करती है, नहीं करती जन समूह स्त्रीलिंग, ये गलतियां हैं, वर्तनी सुधार करें। ये तो गड़बड़ है तुम्हारा। महत्वपूर्ण कार्य करता है होगा निवास, ज्यादातर गाँव में लोग निवास गाँव में करते निवास हैं होगा। करते हैं। हाँ, ग्रामीण जनसंख्या आदमी को क्या करते हैं। अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाया है और साथ ही विदेशी रहन सहन खान पान हमारे भारतीय ग्रामीण परिवेश को अपने आगोश में जगड़ती जा रही है। इसी जगरण के कारण हमारी लोक संस्कृति भी प्रभावित हुई है। लोक संस्कृति की मूल स्वरूप की रक्षा का बिना साहित्य ने उठाया है। एक साहित्यकार अपने परिवेश से खासा प्रभावित दिखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि ज्यादातर ख्यातिलब्ध साहित्यकार किसी न किसी ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं। इस कारण इन लोगों की रचनाओं में लोक संस्कृति के तत्वों का समावेश दिखाई देता है। लोक संस्कृति के विविध रूपों में विश्वास, विवाह, अंधविश्वास, पूजा पाठ, जादू टोना, जंतर मंतर में विश्वास, देवी देवताओं के अशुभ विश्वास, धार्मिक तीर्थांचलों, उत्सवों एवं मेलों का जीवन पर प्रभाव एवं उनका महत्व, प्रकृति के प्रति पूजा का भाव, आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि अनछुए लोक संस्कृति के तत्वों को सूक्ष्म एवं सुनिश्चित विवेचन शोध कार्य से मिला है। अपनी रचनाओं के माध्यम से रांगे राघव ने समाज में पर्दे के पीछे होने वाले तमाम तरह के घृणित कार्य का वर्णन करके इनके पीछे छिपे सफेद पोष और डरनी मानसिकता का पर्दाफाश किया है। जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों की पूर्ति है तो इनके पात्र किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटते और निरंतर संघर्ष के साथ ही अपनी उपस्थिति समाज में दर्शाते हैं। राघव जी की जिन रचनाओं में लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति मिलती है उसे शोध का आधार बनाया है। इसमें अभिजात कला या शास्त्रीय कला का अभाव है क्योंकि हमने प्रमुख रूप से इनके कथा साहित्य में लोक संस्कृति के इन तत्वों को ढूंढने का प्रयास किया है। लोकगीत, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, शुक्ति, मान्यताएं, परंपराएं और लोक अनुष्ठान शामिल हैं। राघव जी की कथा साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में से नारी उत्थान है। इनकी ज्यादातर रचनाओं में हम देखेंगे कि कहीं न कहीं नारी को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
हो गए। और इनकी ज्यादातर रचनाओं में नारी और नारी समाज से जुड़ी हुई बातों को केंद्र में रखा गया है। लोकगीतों का महत्व भारतीय समाज निरंतर महसूस कर रहा है। लोक जीवन में प्रत्येक क्षणों के लिए लोकगीतों का प्रयोग दृष्टव्य होता है। उसी के क्षणों के लिए तो लोकगीत गाया ही जाता है, लेकिन दुखों में भी हृदय को विचलित कर देने वाले गीतों का प्रयोग गीतों का प्रयोग मिलता है। समाज में घृणित सोच रखने वाले लोगों को लोग नारी को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझते हैं। उन लोगों के मुंह पर इनकी कई रचनाएं तीखा व्यक्त करती है और स्त्री को कमतर रखने की भूल कराना शुरू करती है। उक्त अध्ययन को प्रामाणिक आधार देने के लिए विभिन्न पुस्तकालयों की सहायता तथा क्षेत्रीय कार्य के तहत सामग्री प्राप्ति के स्रोतों की जानकारी उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर प्राप्त हुई, जहाँ से कई महत्वपूर्ण पुस्तक मिली जो शोध प्रबंध के लिए काफी महत्वपूर्ण रखती है। रामदेव राघव की रचना समाज की वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के साथ ही यहाँ हो रहे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नैतिक पतन से निपटने के लिए उपाय भी बताते चलते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं। शोधार्थी को पूर्ण विश्वास है कि इससे साहित्य जगत के सुधी पाठक जनों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के साथ लोगों में नैतिकता को जागरूक करने में सफलता मिलेगी और लोक संस्कृति के तत्वों को सहेजने में अच्छा, मैं अंतिम रचना, ये जो साहित्य का रचना कर्म, इसे आप अभिजात कर्म मानते हैं या लोक कर्म? ये रचना कर्म तो अभिजात कर्म है, जो लिपि से ज्ञान से जुड़ा हुआ जो कर्म है। हमारा जो लोक है ना, फोक जो है ना, वो फोक लिपि के कर्म से, ज्ञान के कर्म से, लेखन के कर्म से नहीं जुड़ा होता, वो तो निरक्षर भट्टाचार्य होता है एकदम। उसको शास्त्र से क्या लेना देना, वो तो परंपरा जीव है, वो बहुत सहज है, परंपराओं में जीता है। सूरज को देखकर उठता है और सूरज जब डूब जाता है तो नींद के आहोश में चला। तो ये आपका कर्म अभिजात कर्म नहीं, विशिष्ट अभिजात, विशिष्ट अभिजात। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? डॉक्टर हो गए आप, और उसमें देखिए फिलॉसफी, इसके पीछे का दर्शन जो है उसके डॉक्टर है ना। अब अपने को आप समझना शुरू करो। आप ये आज ये सभा आपको परम विद्वान घोषित करती है और बधाई देती है, और उसका आप आजीवन ख्याल रखें कि आप परम विद्वान हैं। लेकिन ये थोड़ी स्पेलिंग वगैरह थोड़ा है ना, अपने टाइप की गलती ज़्यादा है, ये देखा नहीं। और हमने कहा है ना कि इनको कम से कम जब आपकी थीसिस है ना सबके लोकार्पित हो जाए, समझ लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी में सिर्फ उसमें आ जाए या प्रकाशन में चला जाए। प्रकाशन के पूर्व मैंने कुछ आपको निर्देशक महोदय को भी अवगत कराया कहाँ किस तरह की है ना, उनका कम से कम यह हम सब के सम्मान और हम सब के निर्णय की रक्षा हो, है ना। इसलिए प्रकाशन के पूर्व उन गलतियों का परिमार्जन अनिवार्य रूपेण आप कर लें। ये कहें विश्वविद्यालय कहे तो न कहे तो मैं किया हूं सर, वही बात तो हम वो हो जाए है ना। तो सर ने बधाई दे दी आपको। चलो और किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछो भाई। राजा ने धन्यवाद आपको। अरे किसी को कुछ पूछना है? भावी पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ी, ये बच्चे लोगों को कोई जिज्ञासा इतना तो मैंने यहाँ सुझाव नहीं करने जो स्थिति प्रश्न एक मेरा ये है, इसको अन्यथा मत लीजिए। अब हम लोग तो बधाई दे चुके हैं, हम सब लोगों ने भी बधाई दी।
मेरा एक इसमें यह कहना है, बहुत विनम्रता से मैं हिंदी का सेवक हूँ। ये कोई भी प्रबंध जब परीक्षणार्थ प्रस्तुत हो, उसके पूर्व जिस बात के लिए आज हम कह रहे हैं कि ये कर लेना बेटा, वो कर लेना, सुन लो, है ना, सबके लिए, सारे सबके लिए। रिसर्च स्कॉलर्स बहुत ध्यान से टेक इट इन योर नोटिस कि हम लोग प्राय, हम बुजुर्ग लोग आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं और आपके हितैषी हैं, पर हमारी हितैषिता का अपने गाइड, अपने दीन की जो हितैषिता की भावना है, उसका अनादर होना पीछे वाले दल से ज्यादा है। देखिए, इसी से जुड़ी हुई बात है, मैं बताऊँ आपको। ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में, पता नहीं हमारे यहाँ है कि नहीं, उसमें लिखा जाता है कि भाषा की दृष्टि से ये शोध प्रस्तुत करने, मतलब ये जमा करने योग्य हो गया, ये लिखा जाता है। भाषा संबंधित त्रुटियाँ हैं, वही काफ़ी था इसको रिजेक्ट करने के लिए। इतनी ज़्यादा इसमें मतलब ये जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो ठीक नहीं है ना, इतनी इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो चाहे हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, संस्कृत का हो, उसमें ग्रामीण संबंधित त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। भाषा वाले जो हाँ। किसी से हैं उनमें तो बहुत एकदम नहीं होना हमारे चाहिए, ये बड़ी मिस्टेक है। लेकिन चलिए, इसको छपने के पहले आप इसको दुरुस्त कर देंगे और किसी से कुछ पूछना है तो नहीं कुछ कर रहे हैं। हम वही मेरा है ना कि हमारी इस हितैषिता की मूल हमारी बात इज्जत इनके हाथ है ना, हमारी इज्जत आप ध्यान रखें। और प्रस्तुत करने के पूर्व, हमसे सर्टिफिकेट लेने के पूर्व हमारी भी जिम्मेदारी है। शोध निर्देशक ये भी आप कहिए ना, नहीं, हमारी भी इसको जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी, आपसे गलती होना तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप है ना सिद्ध नहीं हुए, ऐसा आप साधना कर। एक इसमें थोड़ी मैं सिद्ध लोगों से कहना चाहता हूँ विशेष कि करके इनकी साधना कितनी है, क्या है, उसकी जांच परीक्षण के पूर्व हो जाना चाहिए। मैं ऐसा कह के अपनी ही बिरादर है नहीं, ना, लेकिन आप बहुत सही कह रहे हैं, अभी थोड़ी सी लापरवाही होने लगी है, होने लगी है ना। और यही नहीं, हर जगह नहीं, कोई जनरल और आपके हमारी जो हितैषिता की भावना है ना, उसी में हम अटक जाते हैं। अटक जाते हैं। एक थोड़ा सा ये रह गया है सर कि जो लोक भाषा का जो इंटरफेरेंस होता है ना लिखने में, वो खास करके छत्तीसगढ़ में या और खास छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, बंगाल, जहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं बहुत स्ट्रांग हैं, वहाँ पर अगर साहित्य में चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, इसमें सब में लिखते हैं तो उसका इंटरफेरेंस इतना होता है कि ये इस तरह की गलतियाँ होती हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। अब इसी डिपार्टमेंट में सर कुछ बच्चे ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, लेकिन वो उनका आप देखेंगे तो एक मिस्टेक नहीं निकलती। अब जो दूसरे स्टेट से आए कुछ JRF वगैरह, हमारा हिंदी डिपार्टमेंट बहुत समझ है, JRF और ये सब, और लगभग ये समझिए 100% एम्प्लॉयबिलिटी है इस डिपार्टमेंट। अंग्रेजी संस्कृत में उतनी नहीं है, हमारे यहाँ हिंदी में है, ये बड़ी अद्भुत बात है। तो हाँ, आप हम लोगों का पक्ष नहीं वो सही है सर, और बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि छत्तीसगढ़ की कुछ परसेंटेज बच्चों का ऐसे है कि उनकी मातृभाषा का इंटरफेरेंस उनके लिखने में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ऐसे में विशेष सतर्कता आपको करनी चाहिए। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं जो इतना बढ़िया लिखते हैं कि उनको आप एक शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते। तो किसी बच्चे में ये होती है, ये कोई अपराध नहीं है, ये सुधारने योग्य गलती है, इसे अभ्यास से ही सुधारा जा सकता है। तो वो अभ्यास में अगर कुछ कमी है तो इसके बाद भी किया जा सकता है। PhD देने का मतलब ये हो गया है कि अब आप इसके लिए कोशिश कीजिए कि इसके, देखिए कोई वर पा जाना, कोई हथियार मिल जाना बड़ी बात नहीं, उसकी रक्षा करना, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, सही प्रयोग करना और उसके योग्य अपने को बार बार सिद्ध करना पड़ता है। तो उसके लिए ये सब कहा जा रहा है, इसलिए अन्यथा करने की जरूरत नहीं है।
सर आशीर्वाद डिग्री इसलिए तुमको रहे मिल गई, बस डॉक्टर तुम हो गए, कि भाई आराम से। सुधार लगातार सुधारते रहिए। हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ धन्यवाद दीजिए। प्रश्न